हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज के लेक्चर में हम पेपर 3 नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, कल ही पेपर है। इसीलिए हम कुछ खास बातें जो इसमें करेंगे वही यहाँ पे देखेंगे। बाकी डिटेल जो है कि वीडियो एग्जाम के बाद इस पे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? पहला, प्रेसिज के बारे में कि अच्छी प्रेसिज कैसे लिखे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे कि जो डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हल करा जाए, और सो कॉल्ड नोटिस कैसे बनाया जाता है, और विजिलेंस के जो मैटर्स है, ठीक है, जैसे सस्पेंशन ऑर्डर, रिवोकेशन ऑर्डर, आईओपीओ का अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हम यही सारी चीजें देख लेते हैं, बाकी डिटेल में फिर कभी बात करेंगे इस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिज की। प्रेसिज, देखिए प्रेसिज जो है वो प्रेसाइज शब्द से बना हुआ है। ठीक है, प्रेसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, मतलब केवल जरूरी की जो चीजें हैं उतनी ही बातें की जाए, उससे ज्यादा न की जाए। ठीक है, तो प्रेसिज हमें देख करके लगता है कि ये एक नया चीज है, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं होता है। हम अपनी पूरी लाइफ में, ऑफिस के वर्क में, इवन एग्जाम के प्रिपरेशन में भी इसी प्रेसिज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपने बुक में जो है रूल वगैरह पढ़ा होगा, कोई भी रूल होगा वो एक पेज में दिया होगा, आपने उसको क्या है कि इसेंशियल पॉइंट्स जो आपके काम का है निकाल करके उसको 4 लाइन 6 लाइन में आपने पूरे रूल को समझ लिया होगा। हम अपनी लाइफ में भी यही करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं और उतने बात करते हैं जितने में पूरा का पूरा केस समझ में आ जाए। प्रेसिज का भी कुछ ऐसा ही। प्रेसिज का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं और उनके पास टाइम वगैरह की बहुत कमी होती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह उनके पास आते रहते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह के साथ मीटिंग वगैरह बार बार लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उन्हें बहुत जल्दी में चीजें पूरा माजरा समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो है कि उनके जो भी स्टाफ होते हैं वो उनको कोई भी जो मैटर है वो एकदम बहुत शॉर्ट में बताते हैं। इसीलिए प्रेसिज को सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि हमारी सर्विस में इस चीज की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि प्रेसिज लिखे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात जो पेपर 3 के बारे में कंफ्यूजन होता है पेन को लेकर के, कि पेन कौन सा यूज करें। तो ये आपकी मर्जी है, आप ब्लू भी यूज कर सकते हो, ब्लैक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका मन करे पॉइंट पेन भी यूज कर सकते हो, मन करे जेल भी। पेपर 1 और 2 के लिए ब्लैक पॉइंट पेन जरूरी है, पेपर 3 के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिस पेन पे आपकी ग्रिप अच्छी पड़े वही करिएगा। दूसरी बात यह है कि पेपर 3 में बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, मतलब शुरू से ही जो है कि फास्ट चलिए, क्योंकि पेपर काफी लेंदी होता है। कई लोग के दिमाग में ये होता है कि प्रेसिज पहले किया जाए या बाद में किया जाए, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्रेसिज को पहले करना चाहिए। वजह यह है कि पहला ही क्वेश्चन होता है प्रेसिज का, दूसरा ये टाइम टेकन होता है। अगर हम बाद में लास्ट में करने की कोशिश करते हैं तो टाइम कम पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज। और एक चीज और ध्यान रखना है कि पेपर जो 3 आता है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के फॉर्म में आता है, मतलब उसी में क्वेश्चन प्रिंट रहेगा, नीचे स्पेस दिया रहेगा, आपको आंसर लिखना है, फिर अगला क्वेश्चन प्रिंट रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। जो कैंडिडेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये पीछे जो है पेपर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के पीछे जो है अटैच होता है। सबसे पहले जब भी पेपर मिले तो इसको डिटैच कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसी से आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और जो भी रणनीति है वो बनानी चाहिए। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि पहला क्वेश्चन तो प्रेसिज का होता ही है, बाकी सारे क्वेश्चन में सारे सेगमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले ही मतलब सेलेक्ट कर लीजिए कि किस सेक्शन में आप कौन सा सवाल हल करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर दिया हुआ है टोटल 4 सब सेक्शन और बोल रहा है कि आपको 3 करना है, तो आपको 3 कौन सा करना है ये पहले ही डिसाइड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर हावी होगा। तो
ये 3 कैसे डिसाइड करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि आप मतलब किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के साथ कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी बातें। अब हम सीधा प्रेसिज पे ही आ जाते हैं कि प्रेसिज बनाते कैसे हैं। देखिए, प्रेसिज के लिए क्या होता है, पेपर में एक पैसेज दिया होता है। ठीक है, पैसेज क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है और ये टॉपिक मल्टीपल पैराज में डिवाइड होता है। ठीक है, बात किसी एक टॉपिक पे ही होती है, ये मल्टीपल पैराज में डिवाइड होता है और इस पैसेज को नॉर्मली 1/3 में कहा जाता है कि आपको प्रेसिज बनानी। इसके लिए क्या होता है कि पेपर के नीचे ही इस तरीके से आपको बॉक्सेज मिले होते हैं, इसी बॉक्स में लिखना होता है। हर एक बॉक्स में एक वर्ड लिखा जाता है और यहाँ लास्ट में लिखा रहता है कि कितने वर्ड आपके हो गए। जैसे अगर ये 5 है तो यहाँ 5 लिखा रहेगा। ठीक है, अगले में फिर 10, 15 ऐसे करके बॉक्सेज आपको गिनने की जरूरत नहीं है। इन बॉक्सेज जहां से शुरू होते हैं यहीं के ऊपर ऐसी जगह होती है जिसमें हमें टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल कभी मत भूलिएगा, बिना टाइटल के प्रेसिज नहीं लिखना चाहिए, ये इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले जो है कि रणनीति क्या अपनानी चाहिए प्रेसिज लिखने की, तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट रीडिंग उसकी अच्छे से करनी चाहिए। सबसे पहले मिले तो प्रेसिज को पूरा पढ़िए, पढ़ के पहले एक बात समझने की कोशिश करिए कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, वो पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करिए। और दूसरा, ये टॉपिक में डिफरेंट जो पैराज है, ये इन पैराज में अलग अलग किन सब टॉपिक की बात हो रही है, समझ रहे। तो फर्स्ट रीडिंग में पूरे अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए। अगली रीडिंग में जब आइए, सेकंड रीडिंग में फिर पढ़िए उसको। ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करिए कि जो मल्टीपल पैराज है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, आप देखेंगे ना, तो जैसे पैरा का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी एक सब सेगमेंट के बारे में बात करनी हो तो एक पैरा में बात की जाती है, नया सब सेगमेंट या उसी टॉपिक का सब टॉपिक आता है, नया पैरा ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हो, जैसे मैं अगर पिछले बार का पेपर ही ले लूं, ठीक है, पिछले बार जो एग्जाम में आया था उसमें सबसे पहले पैरा में दिया गया था डिजास्टर। ये डिजास्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। अगले पैरा में जो बताया गया था वो मेन रीजन बताए गए थे डिजास्टर की। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में जो बताया गया था वो एक तरीके से डिजास्टर की कैटेगरीज बताई गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट पैरा में जो है मैनेजमेंट बताया गया था कि डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में बताया गया था प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पैरा था, मिटिगेशन के रिगार्डिंग क्या क्या बातें की गई है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिपेयरनेस, डिजास्टर से बचने के लिए प्रिपरेशन के बारे में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो के बारे में फिर बात की गई थी। के बारे में बात की गई थी। ठीक है, रिहेबिलिटेशन, इन चीजों के बारे में बात की गई और इंडिया में डिजास्टर के बारे में बात की गई थी। इंडिया में डिजास्टर की क्या पोजीशन है और इंडिया की तैयारी कैसी है, इसके बारे में बात की गई थी। तो एक तरीके से देखेंगे ना तो पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो इन सब टॉपिक में डिवाइडेड था। हर एक पैरा में, पहले पैरा में डिजास्टर के बारे में बात थी, दूसरे में मेन रीजन डिजास्टर के क्या होते हैं उसके बारे में बात की गई थी, तीसरे में डिजास्टर की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, चौथे में डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, और कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके बाद क्या करना होता है, और इंडिया में डिजास्टर की क्या पोजीशन है और इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस है। ये तो एक देखोगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक डिजास्टर के बारे में है। आप जब वो प्रेसिज पढ़ोगे या पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि किस पैरा में किस चीज के बारे में बात हो रही है। आप या तो पेपर में वही बगल में लिख सकते हो या पीछे जो सादा पेज दिया होता है वहां हर पैरा में किस बारे में बात हुई है केवल उसके एक तरीके से
जो है कि सब टॉपिक को ऐसे ही लिख लीजिए, जैसे ये डिजास्टर, मेन रीजन, कैटेगरी, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन। ये कहने का मतलब आइडेंटिफाई करिए कि उस पैरा में किस चीज की बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है पहले पैरा में इंट्रोडक्शन की बात है, ठीक है, दूसरे पैरा में बताया जाता है कब से वो चीज की हुई है, दूसरे अगले में हो सकता है हवाई के बारे में हो, ठीक है, अगले में क्या होता है उससे रिलेटेड लॉ के बारे में हो। इसी तरह वो टॉपिक जो है सब टॉपिक्स में ऐसे ऐसे डिवाइडेड होता है। हमें क्या करना होता है कि यही जो टॉपिक्स हैं पहले इनको आइडेंटिफाई करना होता है सेकंड रीडिंग में, ठीक है, या ये काम आप फर्स्ट रीडिंग में भी कर सकते हो, फर्स्ट रीडिंग से भी इसको कर सकते हो। इसको पीछे ले जाकर के केवल यही हेडिंग लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट रीडिंग में ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं, पढ़ने के साथ साथ ये भी कर रखा है, तो सेकंड रीडिंग में आप आके क्या करिए, डिजास्टर में आप देखेंगे तो अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरा अगर टोटल बन गए, मान लीजिए एक आक और बनेगा 10 पैरा टोटल। अगर कह रहा है कि 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो कहने का मतलब जो एक पैरा है उसमें से हमें 30 शब्द 30 वर्ड्स के करीब हमें निकालने हैं। ठीक है, ये चीज। अब क्या करिए, एक एक सब टॉपिक को आराम से पढ़िए, उस सब टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको यहीं पे कीवर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है, ये चीज। मेन रीजन में भी कीवर्ड्स निकाल लीजिए, कैटेगरी कितने प्रकार की होती है कीवर्ड्स निकाल लीजिए, ऐसे ही सब में से केवल कीवर्ड्स निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, इन कीवर्ड्स को मिला करके एक पैरा के कंटेंट को 30 वर्ड्स में 40 वर्ड्स में आसपास आप क्या करिए कि अपने शब्दों में जो है कि प्रेसिज को लिखना शुरू कर दीजिए, डायरेक्ट फेयर करिए। कई लोग क्या करते हैं कि पीछे एक बार पूरा लिख लेते हैं, तो लिखने के बाद दोबारा करते हैं, इससे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बेहतर यही है कि हम पूरा ना लिखें, बल्कि केवल यही जो मैंने बताया ना कि वो जो मेन टॉपिक है वो कितने सब टॉपिक में डिवाइडेड है, उसको केवल, जैसे हो सकता है पहले में केवल इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ पहले टॉपिक में पहले पैरा में डिजास्टर क्या होता है इसके बारे में बात कीजिए, अगले में मेन रीजन के बारे में, तो रीजन जब पढ़ेंगे तो हो सकता है 2-3 मेन रीजन आपको मिल जाए, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। कैटेगरी में भी हो सकता है डिजास्टर के 2-3 कैटेगरी बता दे आपको, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैनेजमेंट में 2-4 पॉइंट आपको कोर पॉइंट जो है, जैसे आपने रूल पढ़ा है, रूल में आपने पढ़ के क्या किया, कोर पॉइंट को आपने निकाल लिया और निकाल के अपने दिमाग में चीजों को समझ लिया, वही काम यहां करना है। उसके बाद क्या करिए, अपना बॉक्स में जाकर के हर एक बॉक्स में एक वर्ड जो है कि लिखते लिखते आप, जैसे डिजास्टर है, यहाँ 2-3 पॉइंट आपने निकाला, उसमें से इसको मिला करके कोशिश करिए कि पहला पैरा आपका 30 से 35 वर्ड में खत्म हो जाए, फिर दूसरा पैरा उठाइए 30 से 35 वर्ड में खत्म हो जाए। बातें सारी हो जानी चाहिए, बस नेसेसरी बातें होनी चाहिए। इस तरह करते करते क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में आपका जो है कि प्रेसिज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार पूरा रफ करोगे फिर फेयर करोगे, इससे आपको टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है और ये आपके आगे के टाइम मैनेजमेंट को खराब करेगा, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि हर एक पैरा में उस टॉपिक के किस एंगल की बात हो रही है उसको पकड़िए, ठीक है, पकड़ के उसके 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उनको बस उठाइए और उनको समराइज करते हुए पहले आप जो है कि यहाँ लिखना शुरू करिए, पहले इसके बारे में लिख दीजिए 30-40 वर्ड, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि आपका प्रेसिज जो है कि कंप्लीट हो जाए। कई बार होता है कि हमारा ये अरेंजमेंट चेंज करने का भी मन करता है, कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये पैरा पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए, तो अगर आपको सही लगे तभी करना है, अदरवाइज ये नॉर्मली जो अरेंजमेंट दिया होता है वो सही होता है, उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेसिज करिए, बहुत हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है प्रेसिज के लिए, आराम से इस तरीके से करेंगे तो प्रेसिज को अच्छे से कर लेंगे। पहले राउंड में क्या करिए, पहले पूरे प्रेसिज को पढ़ जाइए, पढ़ते पढ़ते ही अगर आपका मन करे, जो मैंने बताया ना कि आप देखिए कि उस पैरा में किस जो है कि पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, क्या बात हो रही है वो छोड़िए, पहले एंगल पकड़िए उसका। जैसे डिजास्टर में मैंने ये चीजें पकड़ के निकाली ना, वैसे एंगल पकड़िए और फर्स्ट रीडिंग में ही एटलीस्ट उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंगल को। सेकंड रीडिंग में जब आइए तो जो मैंने बताया कि फिर पीछे इन चीजों को लिख करके सेकंड रीडिंग में जब आइए तो डिजास्टर के बारे में क्या खास बातें जो है कि 50 शब्द में कही गई है, उनमें से मुझे 20 शब्द में कहना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें,
ठीक है। मेन रीजन बताया गया है 50-60 शब्दों में, तो मेन रीजन मुझे 20 शब्दों में बताना है, तो मुझे क्या-क्या चीजें इसमें से उठानी चाहिए। ठीक है, बस ऐसे ही करके आप सीधा यहाँ बॉक्स में से एक तरफ से लिखना शुरू करिए। पहला पैरा लिखिए, फिर दूसरा पैरा लिखिए, तीसरा पैरा लिखिए, ऐसे करते-करते आपका पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जाते-जाते हो सकता है आपका वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहा हो, हालांकि एकदम फिक्स नहीं होता है। अगर 300 वर्ड्स में कहता है तो आप 300 510 तक भी रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 290 में भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नियरली वर्ड्स की बात करता है, एग्जैक्ट वर्ड की बात नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेसी बनाइए, आपका प्रेसी बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे जो लिखने का तरीका होता है, हर एक बॉक्स में एक वर्ड लिखा जाता है, और जो भी एक तरीके से हमारे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीजें होती है, वो उसी बॉक्स में लिखी जाती है जिस बॉक्स में वो वर्ड खत्म हुआ है। जैसे आपने मान लीजिए कुछ भी लिखा यही इसी में, जैसे मान लीजिए कि माई नेम इज एक्स, माई नेम इज एक्स, एक्स खत्म हुआ ना, इसी में फिर आपका फुल स्टॉप भी लगेगा, वो अलग से बॉक्स में नहीं होगा। ठीक है, वो उसी में रहेगा। और ये पैरा में नहीं लिखा जाता है, ये कंटिन्यू लिखा जाता है, जहां से बॉक्स खत्म हुआ अगली बॉक्स से ही वहीं से लिखना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पैरा छोड़ छोड़ के नहीं लिखा जाता कि पैरा चेंज हो रहा है चलो हम एक बॉक्स छोड़ दें, ऐसा नहीं। आपको एक समरी बनानी है, कंटिन्यू समरी बनानी। ठीक है, ये चीज है। टाइटल जरूर लिखिए, टाइटल अच्छा लिखिए। ठीक है, ये चीज। तो इस तरीके से आप अगर कोशिश करोगे तो आप प्रेसिज अच्छे से लिख लोगे। कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली होती है प्रेसिज में, कि प्रेसिज एक्चुअली है क्या। किसी ने कुछ कहा है, उसकी बात हम किसी तीसरे से कह रहे हैं। ठीक है, एक्स ने कोई एप्लीकेशन भेजा है वाई के पास, वाई ये बात जेड से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी दूसरे की बात को कन्वे करते हैं तो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में बात की जाती है, पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेसिज पूरा हमेशा पास्ट जो है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये भी टेस्ट करता है कई बार प्रेसिज में, वो जो होता है ना ही सेड, फिर कॉमा लगा के ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, इसको भी टेस्ट करता है वो, कि आपको पता भी है कि नहीं इसके बारे में। फिर हम इसका जब लिखेंगे तो इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड दैट, ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी हाल में आई या वी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये किसी और की बात कर रहे हैं, आई और वी तो हमारे अपने व्यूज हो जाते हैं ना, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे, किसी ने कुछ कहा है, हम उसको समराइज करके किसी तीसरे को बता रहे हैं। और तीसरी बात जो ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं इनको पास्ट टेंस में नहीं करना है, ये एज इट इज वहां पे लिखना है। जैसे सन इज हॉट, ठीक है, तो ऐसा मत लिख देना कि सन वाज हॉट। ठीक है, तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच का भी रूल है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी छोटी छोटी बातें होती हैं प्रेसिज में, जिनका आप ध्यान रखोगे तो बड़ी आसानी से आपसे सवाल बन जाए। ठीक है, अब हम आते हैं कि डाटा एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। ये जो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी देख के लंबा होता है, इसीलिए हमें घबराहट हो जाती है पेपर देख करके, लेकिन देखा जाए ना तो ये बहुत कठिन नहीं होता है। डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि किसी भी एक तरीके से सर्वे का डेटा दिया गया होता है। ठीक है, सर्वे का डेटा दिया गया होता है। अब कोई डेटा क्यों बनाया जाता है, इसकी एनालिसिस करने के लिए मिनिस्ट्री वगैरह में इससे लेकर के तमाम काम होते हैं। एजेंसीज अपना डेटा सबमिट करती है, इसको एनालिसिस की जाती है, इसके अंदर जो एक तरीके से कमियां रह गई, डिफिशियंसी पॉलिसी में, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है कि पॉलिसी मॉडिफाई की जाती है। ठीक है, डेटा का यही काम है, और यही चीज आपसे सवाल में भी पूछता है। वो क्या करता है कि कोई भी एजेंसी ने जो सर्वे करके डेटा दिया है, आपसे कहता है कि आप एक ब्रीफ नोट बनाओ फॉर डिस्कशन, जिसमें आपको उस डेटा को एनालिसिस करना है। क्या कमियां रह गई, मतलब क्या, मतलब कहां हम लॉस में जा रहे हैं,
कहाँ हम प्रॉफिट में जा रहे हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करिए, और जो लॉसेज है उसको सही करने के लिए क्या हम रेमेडी जो है कि कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी उसी में मेंशन करनी होती है। ठीक है, यही होता है। हमें क्या करना चाहिए कि जब डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन हमारे सामने आए, टेबल हम बाद में पढ़ें, सबसे पहले देखिए कि आपसे बनाने के लिए कह क्या रहा है। जो नीचे डायरेक्शन देता है वो यही कहता है कि एज ए सेक्शन ऑफिसर डेटा को एनालाइज करिए। ठीक है, प्रिपेयर ए ब्रीफ नोट फॉर इंटरनल डिस्कशन। ठीक है, उसमें वो कहेगा कि भाई आप क्या करो कि एनालाइज करो फॉर कंसिडरेशन ऑफ हायर ऑफिसर्स। ठीक है, फिर वही एनालिसिस में आप क्या करोगे, क्या एक तरीके से जो है कि कौन कौन से ऐसे एरिया जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कहाँ हमारी लॉसेज हो रही है, कहाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ लॉसेज हो रही है, उसको दूर करने के फिर आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं। यही एक पूरा का पूरा नोट फॉर्म में ये कंटेंट होता है डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जब डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन पढ़िए तो टेबल बाद में पढ़िए, नीचे जाके पढ़िए कि देखिए किस किस पैरामीटर पे आपको वो डेटा को एनालाइज करने को कह रहा है। ठीक है, पहले उसको वो करिए। जैसे आपसे कहेगा कि एनालिसिस करिए, ठीक है, फिर कहेगा कि भाई आइडेंटिफाई करिए उन एरियाज को जहां पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर कहेगा रेमिडीज क्या हो सकती है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में ही कहता है। तो सबसे पहले ना उसी को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि किस किस पैरामीटर्स पे ये हमें डेटा को एनालाइज करने को कह रहा है। डेटा का एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उस डेटा का एक ट्रेंड सामने रखना कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे ये हमें इंक्रीज शो कर रहा है, ऐसे कौन कौन से एरिया है जहां पे ये डिक्रीज शो कर रहा है। एनालिसिस तो यही होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो एक आध दो अगर वजह दे सकते हैं तो अच्छी बात है, डिक्रीज हो रहा है तो एक आध दो वजह दीजिए तो अच्छी बात है, और डिक्रीज हो रहा है तो इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी दो चार पॉइंट आपको कहने का मतलब। डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन में आपकी जनरल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। सारा का सारा आपको सवाल में नहीं देगा, आपको सवाल में केवल डेटा देता है। ठीक है, इंक्रीज होने की कोई एक आध दो वजह डाल देंगे तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से, ताकि जो पॉलिसी है उसको और स्ट्रांग किया जाए। डिक्रीज हो रहा है तो बताना पड़ेगा कि क्यों डिक्रीज हो रहा है और इसको हम कैसे दूर कर पाए। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए जिनके आधार पर उस डेटा को एनालाइज करना है। उसके बाद एक सिंपल नोट फॉर्मेट में, जैसे नोटिंग आप करते हो फाइल नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, डिपार्टमेंट ऑफ सो एंड सो, ऐसे ऐसे करके आप लिखते हो ना, फिर यहां आ जाइए सीधा सब्जेक्ट। ठीक है, और सीधा सब्जेक्ट में लिख दीजिए एनालिसिस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, जो भी था, जैसे पिछली बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आया। ठीक है, या यहां पे अगर ना लिखना चाहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा यहां पे लिख दीजिए एनालिसिस रेमेडीज, ऐसे ऐसे करके जो आप एक तरीके से करने वाले हो ये आप करके सब्जेक्ट बना दो। शुरुआत क्या करो, वो डेटा कहां से आया, किसने उसका सर्वे करके वो डेटा प्रोवाइड किया, शुरुआत वहीं से कर। ठीक है, कि पीयूसी इज ए डेटा, मतलब पीयूसी इज ए डेटा सर्वेड बाय सो एंड सो रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटी सो एंड सो। हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर वहीं पे लिख दीजिए कि जो डेटा है वो मतलब कि एनेक्सर में जो है कि प्लेस्ड है। डेटा कभी भी आपकी नोटिंग में नहीं आना चाहिए। और फिर क्या करिए, वन बाय वन पहले एनालिसिस कर दीजिए। ठीक है, आपका मन करे तो अगले पैरा में हल्का सा जैसे हेडिंग भी डाल सकते हैं एनालिसिस। ठीक है, इसमें जो भी अच्छे जो इंक्रीजिंग परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में पहले बताइए कि इस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इस पर्टिकुलर एरिया में मतलब कि घटा है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन सब चीजों के बारे में बता दीजिए। ठीक है, और फिर अगले पैरा में वही है कि जो घटा है उसकी एक आध दो वजह बतानी हो तो बता दीजिए। और फिर क्या है कि आप क्या करो कि जो उसके बाद जो है कि जो क्या इसके लिए क्या इफेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं वो भी बताइए, और सबमिटेड फॉर काइंड कंडीशन प्लीज कंसिडरेशन प्लीज करके सबमिट कर।
ठीक है, इसी तरीके से डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे चीजें कहां से आएंगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिया रहता है, उसी पेपर में ही उसको देख लीजिए कौन से ईयर में इंक्रीज हो रहा है। अगर परसेंटेज में कई बार पूछ लेता है तो वो परसेंटेज भी निकालना पड़ जाता है, ट्रेंड पूछ रहा है तो पर्टिकुलर ईयर का केवल बताना पड़ता है। ठीक है, तो यही एनालिसिस माने यही होता है कि जो ट्रेंड है वो हायर अथॉरिटीज के सामने रखना है। इसी साल बढ़ रहा है, इसी साल घट रहा है, इसी साल बढ़ रहा है तो इस वजह से बढ़ रहा है, या बढ़ने वाला का वजह भले मत बताइए लेकिन घट रहा है तो क्यों घट रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और क्या क्या एक्शन जो है कि इस जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है इसको सुधार, भारत का एक्सपोर्ट घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इसके दो चार जो है कि एक तरीके से सजेशंस भी उसी नोट में लास्ट वाले पैरा में ऐड कर देने चाहिए। ठीक है, हो सकता है एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा कि घट रहा हो क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दिए हो। ठीक है, हमारे जो कि क्वालिटी अच्छी ना हो रही हो, ये वो तमाम करके दो चार पॉइंट दे करके लास्ट में सजेशन के साथ उसको नोट को कंसीडर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस के सवाल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं सो कॉज नोटिस पे। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि सो कॉज नोटिस के, देखिए सो कॉज नोटिस क्या होता है, जब भी कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ, ठीक है, और कंप्लेन अगर एनोनिमस या जूडोनिमस नहीं होती है तो ऐसे केस में क्या करता है, अगर कोई एलिगेशन अच्छे खासे नेचर का लगाया गया है तो ऑफिस क्या करता है, क्योंकि अभी ये जो कंप्लेन है ये केवल कंप्लेनेंट का वर्जन है, ऑफिस क्या करता है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक सो कॉज नोटिस जारी करता है। ऑफिस को लगेगा कि नहीं जो कंप्लेन में जो बातें की गई है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सही नहीं है, तो ऐसे केस में ऑफिस सबसे पहले उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सो कॉज नोटिस जारी करता है। ठीक है, और ये सो कॉज नोटिस कई बार सवाल में पूछा जा रहा है कि एक ऐसे ऐसे सो कॉज नोटिस बनाइए। ठीक है, अब देखिए ये बनाते कैसे हैं। सो कॉज नोटिस जो है कि एक आध बार ऐसा भी आया कि कोई भी अभी जो है कि पर्सन है जो अभी एम्प्लॉय नहीं हुआ है, मतलब सेलेक्ट हो गया है लेकिन अभी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन नहीं किया, ऐसे केस में भी बनाने को आया है और सीधा गवर्नमेंट सर्वेंट को भी बनाने सो कॉज नोटिस देने को बोला है। जब भी ऐसा कोई पर्सन जो अभी एम्प्लॉय नहीं हुआ है गवर्नमेंट में, ऐसे पर्सन को सो कॉज नोटिस हमेशा लेटर फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल से हमेशा लेटर फॉर्म में जो है कि सो कॉज नोटिस मतलब कोई भी कम्युनिकेशन लेटर फॉर्म में होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है इसका सो कॉज नोटिस का फॉर्मेट जो है कि वो अलग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा फॉर्मेट क्या होता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ओएम में लिखते हैं ना, फाइल नंबर सो एंड सो, मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, डिपार्टमेंट ऑफ सो एंड सो, ऐसे ऐसे करके ऊपर तो जैसे ड्राफ्ट लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही। ठीक है, इसके बाद सीधा यहीं पे बीचों बीच लिखते हैं सो कॉज नोटिस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम बीचों बीच लिखते हैं ना वैसे ही लिख देते हैं सो कॉज नोटिस। ठीक है, ये चीज। इसके बाद इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सो कॉज नोटिस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, सीधा जो है कि सो कॉज नोटिस की बॉडी लिखी जाती है। इसकी जो बॉडी होती है सो कॉज नोटिस की, ये टोटल मैक्सिमम 4 पैरा में ही बनानी चाहिए। पैरा नंबर 1 में क्या होता है वो देखेंगे हम, पैरा नंबर 2 में क्या होता है, पैरा नंबर 3 में क्या होगा, और पैरा नंबर 4 में क्या होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सो कॉज नोटिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं। पैरा नंबर 1 में सीधा कंप्लेन के बारे में ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो कंप्लेन आई हुई है उसी के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे, ए कंप्लेन हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट श्री सो एंड सो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम, स्टेटिंग दैट या एलिजिंग दैट, पूरा जो उसने जो जो एलिगेशन लगाए हैं इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर उसको ब्रीफ में सारी बातें जो है कि कंप्लेन के बारे में कह दीजिए। पैरा 1 में केवल कंप्लेन के बारे में बात। ठीक है, पैरा 2 में जब आइए तो अगर जो है कि जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं उसका प्रोविजन कंडक्ट रूल में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो अब पैरा 2 में जो है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अटेंशन उस रूल की तरफ इनवाइट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखना चाहिए फिर
अटेंशन ऑफ श्री सो एंड सो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम, इज इनवाइटेड टू दी प्रोविजंस ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। अगर आपको रूल नंबर याद है तो एग्जैक्टली रूल नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो सीसीएस कंडक्ट रूल भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अटेंशन ऑफ श्री इज इनवाइटेड टू द प्रोविजन ऑफ कंडक्ट रूल सो एंड सो वेयर इन इट हैज बीन स्टेटेड दैट, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पैरा नंबर 2 में इसी रूल के बारे में केवल हल्की सी बात कर देनी चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, उस रूल का क्या क्रक्स है वो। जैसे पिछली बार जो शो काज नोटिस एग्जाम में आया था, एक वाइफ ने कंप्लेन किया था, उसका जो हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो फैमिली का टेक केयर नहीं कर रहा है। कंडक्ट रूल में आपने देखा होगा कि एक जगह हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर कोई अपनी फैमिली का टेक केयर नहीं करा तो ऐसे कंडक्ट को अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे हम बात कर देंगे। तीसरे पैरा में हम ये लिखेंगे, द कंडक्ट ऑफ श्री सो एंड सो हैज बीन टेकन सीरियसली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये बड़ा जरूरी है। ये तीसरे पैरा में हम ये बताते हैं कि जो कंप्लेन में जो कंडक्ट है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बहुत सीरियसली लिया है। कहने का मतलब शो काज नोटिस तो किसी को तभी ना जारी होगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहेगा। इसका मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लेन में जो बातें लिखी हुई है वो सीरियस जो है कि लग रही है। तो वही बात पैरा 3 में लिखी जाती है कि द कंडक्ट ऑफ श्री सो एंड सो हैज बीन टेकन सीरियसली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर पैरा 4 में बताया जाता है कि देयरफॉर श्री सो एंड सो इज हियर बाय डायरेक्टेड टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एज टू व्हाई हिज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट। ठीक है, तो यही में एक तरीके से देखेंगे तो ये 4 पैरे का शो काज नोटिस होता है। पहले पैरा में जो सवाल में कंप्लेन का कंटेंट है उसी को उठा करके आप डाल दीजिए ब्रीफ में। दूसरे में कोशिश करिए कि जो मिसकंडक्ट की बात हो रही है उसको लेके कंडक्ट रूल में कहीं पे कोई बात है, अगर है तो ब्रीफ में वो बता दीजिए। रूल नंबर एग्जैक्टली याद है तो बताइए, नहीं याद है मत बताइए। ठीक है, तीसरे में ये बताइए कि इसका जो मिसकंडक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बहुत सीरियसली लिया हुआ है। और चौथे में उसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए कि देयरफॉर, चूंकि यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सीरियस लिया हुआ है, इसीलिए श्री सो एंड सो इज हियर बाय डायरेक्टेड टू सबमिट हिज वर्जन ऑन द कंप्लेंट ऑफ सो एंड सो एज टू व्हाई हिज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम फॉर सच ए मिसकंडक्ट। ठीक है, इसके बाद वही ओएम में जैसे होता है ना, अधिकारी का यहाँ नाम, डिजिग्नेशन जो भी है, और यहाँ पे जो है कि उस जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम और उसका डिजिग्नेशन ऐसे ऐसे करके उसको कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से शो काज नोटिस बनाया जाता है। सब्जेक्ट नहीं रहेगा शो काज नोटिस में, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अरेंज करोगे तो कुछ भी सवाल में आपको दे दी। ठीक है, यही चीज जो है जब लेटर फॉर्म में हम उसको लिखते हैं प्राइवेट पर्सन को, जब लेटर फॉर्म में लिखेंगे वहां पे भी यही लिखेंगे। यहां पे क्या होता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। जो ओएम में हम जो थर्ड पर्सन में लिखते हैं ना वो लिखा जाता है, लेकिन लेटर फॉर्म तो मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, तो सीधा वही बताया जाएगा, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू ए कंप्लेंट सो एंड सो, जिसमें ये बातें कही गई है। अगले पैरा में बता दोगे कि भाई आपको ये रूल जो है ये याद दिलाया जाता है। पैरा 3 में आप बातें वही रहेंगी, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। और लेटर में चूंकि सब्जेक्ट होता है वहां सब्जेक्ट लिखो गया, क्योंकि लेटर में जो है शो काज नोटिस नहीं लिखा जाता है। शो काज नोटिस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसीलिए शो काज नोटिस के नीचे सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ठीक है, लिखने का जो तरीका होता है, ऑर्डर होता है, वो यही होता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अनऑथराइजली एब्सेंट है ऑफिस से, उसके सुपरवाइजर ने कंप्लेन भेज दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि भैया ऐसे ऐसे गायब है, तो अब एडमिन क्या करेगा, उसको शो काज नोटिस इशू करेगा। पहले पैरा में क्या बताएगा कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द ऑफिस दैट श्री सो एंड सो इज कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस
फॉर ए पीरियड सो एंड सो विदाउट सैंक्शन ऑफ द लीव। पहले पैरा में कंप्लेन के बारे में बताएगी क्या गलती की हो। पैरा 2 में हम क्या बताएंगे, लीव रूल का प्रोविजन, जिसमें ये बताया गया है कि प्रॉपर सैंक्शन करा के लीव जानी है। तीसरे पैरा में हम बताएंगे कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इस तरह उनके बिना सैंक्शन करा के लीव जो जाना है, इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। इसीलिए पैरा 4 में उनसे क्या किया जाएगा कि बोल दिया कि भाई आप अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करो कि आपका ये पीरियड जो है वो अनऑथराइज क्यों ना डिक्लेयर कर दिया जाए और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्यों ना चली जाए। ठीक है, यही पूरा एक तरीके से सो कॉल्ड नोटिस का फॉर्मेट होता है और यही होता है जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेमोरेंडम दिया जाता है, मेमो दिया जाता है। ठीक है, वहां पे हम मेमोरेंडम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सो कॉल्ड नोटिस लिख देते हैं। ठीक है, यही तरीका होता है एकदम एग्जैक्टली, और कुछ भी नहीं है सो कॉल्ड नोटिस। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये चीज एक आध बार जो है कि एग्जाम में ये भी सवाल पूछा है कि अब हम थोड़ा सा विजिलेंस मैटर देखते हैं। इसमें 2-3 चीजें हम मेनली देखेंगे जो शायद सवाल आपसे पूछ ले। एक, सस्पेंशन ऑर्डर कैसे बनता है। दूसरा, इस सस्पेंशन का रिवोकेशन ऑर्डर। और तीसरा, आईओ के अपॉइंटमेंट और पीओ का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर कैसे बनता है। ठीक है, सिंपल होता है, इसको समझ लेंगे तो क्या पता इसके बारे में सवाल आपसे पूछ ले। सबसे पहली जरूरत जो ये होती है रूल नंबर याद करने की। सस्पेंशन जो होता है 2 रूल में होते हैं सस्पेंशन, मैंने बताया था, रूल 10(1) और रूल 10(2) में। 10(1) में सस्पेंशन होता है, 10(2) में डीम्ड सस्पेंशन होता है। रिवोकेशन जो होता है वो रूल 10(5)(c) में होता है, तो ये रूल नंबर याद रखिएगा। आईओपीओ का जो अपॉइंटमेंट होता है, इसका जो रूल नंबर है वो 10(6) है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। रूल 14(2) में होता है, आईओ का अपॉइंटमेंट रूल 14(2) में होता है, और पीओ का जो अपॉइंटमेंट होता है पीओ का रूल 14(5)(c) में, 14(5)(c). तो ये रूल नंबर ना इनके केस में याद रखिएगा जरूरी। ठीक है, ये रहेगा आपको, तो ये जो है कि आपको अच्छे से थोड़ी हेल्प करेगा और आपके आंसर को भी सही कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सस्पेंशन का ऑर्डर कैसे बनाते हैं। देखिए, विजिलेंस के जो भी ऑर्डर जो है कि ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे यहाँ फाइल नंबर वगैरह ये सब चीजें जैसे हम लिखते हैं वो तो हम लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिख करके यहाँ न्यू दिल्ली वगैरह जो भी लिखते हैं वो सब हम लिखेंगे, न्यू दिल्ली, डेट, ये जो एक तरीके से होता है ये सब हम लिखेंगे। इसके बाद ये जो है कि ऑर्डर फॉर्म में बनेगा और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इसका। जब कोई सस्पेंशन ऑर्डर बनाया जाता है तो 2 सिचुएशन हो सकती है जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंशन का ऑर्डर बनाने का हो, या तो किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या तो पेंडिंग हो या कंटेम्पलेटेड हो, या कोई कंप्लेन है जो इन्वेस्टिगेशन में, इस आधार पे भी हो सकती है। हमने सस्पेंशन के चैप्टर में ये पढ़ा था। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो सवाल में ही देगा कि किस आधार पे बनाना। तो मान लीजिए हम इसके बारे में पहले बात करें कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। व्हेयर एज से विजिलेंस के सारे ऑर्डर जो है कि व्हेयर एज से बनते हैं। व्हेयर एज अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग या कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट श्री सो एंड सो अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल 1965, बस इतना ही लिखा जाएगा। या वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज अंडर कंटेम्पलेशन अगेंस्ट श्री सो एंड सो जो है कि अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल 19 से। नाउ देयरफॉर, ठीक है ना,
अगर बीच में एक और पैरा ऐड करना होता है तो एंड वेयर एज लिखते हैं, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर में 2 ही पैरा में सस्पेंशन जो है कि 3 पैरा में बनाया जाता है। पहला जो है कि ऐसे ही लिखा जाता है कि वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट श्री सो एंड सो अंडर रूल 14 सो एंड सो। अगर कोई कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे वेयर एज ए कंप्लेन इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट श्री सो एंड सो नाउ देयरफॉर। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के नाम पे वो ऑर्डर हो रहा है तो द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं खुद वही अथॉरिटी वो ऑर्डर कर रहा है, नाउ देयरफॉर द अंडर साइंड लिखते हैं। फिर अंडर साइंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म अंडर रूल, जो मैंने बताया ना 10(1) ऑफ CCA रूल 1965। ठीक है, नाउ देयरफॉर द प्रेसिडेंट या द अंडर साइंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल्स प्लेस श्री, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम, प्लेस श्री अंडर सस्पेंशन विथ इमीडिएट इफेक्ट, या पर्टिकुलर जो भी डेट है वो। ठीक है, विथ इमीडिएट इफेक्ट ऐसे जो भी। अगला पैरा एक और लिखा जाता है, हेडक्वार्टर के बारे में, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये जब मैंने पढ़ाया था CCA रूल तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसका हेडक्वार्टर बताया जाता है। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि बिना कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के वो हेडक्वार्टर छोड़ भी नहीं सकता। तो यही बात जो है कि इस अगले पैरा में बताई जाती है कि इट इज फर्दर ऑर्डर्ड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द हेडक्वार्टर ऑफ श्री सो एंड सो विल बी एज, मतलब जो भी है, UPSC हो, मिनिस्ट्री हो, ये हो, एंड श्री सो एंड सो विल नॉट लीव द हेडक्वार्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, यही 3 पैरा में एक तरीके से क्या होता है कि सस्पेंशन का ऑर्डर बना दिया जाता है। कभी भी विजिलेंस के ऑर्डर में आप देखोगे तो पैरा नंबर वगैरह नहीं डाला जाता है, बिना पैरा नंबर के ही विजिलेंस के सारे ऑर्डर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही पहले में बस यही बता दीजिए, वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग या कंटेम्पलेटेड नाउ देयरफॉर। मैंने बताया था कि सस्पेंशन ऑर्डर में रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में बता दिया कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। नाउ देयरफॉर द प्रेसिडेंट, इसके बारे में ऐसे, और तीसरे पैरा में हेडक्वार्टर उनका बताया जाएगा। ठीक है, यही चीज जब, और उसके बाद क्या होगा, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद जो है कि मतलब कि वो प्रेसिडेंट नहीं, कोई उसका सबऑर्डिनेट उसे सस्पेंड कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो है कि ऑफिशियल डिजिग्नेशन एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है वो लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए है वो JS एडमिन एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या JS एडमिन एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्योंकि CCA रूल जो सस्पेंड करने की पावर इन लोगों को देता है। ठीक है, ये चीज, और इसके बाद कॉपी 2 कर दिया जाता है। पहला तो उसी को दिया जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, दूसरा कॉपी जो दिया जाता है उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाता है। अगर ये सस्पेंडिंग अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाता है। ठीक है, बस 2 लोगों को कॉपी दे करके उसका सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद उसे सस्पेंड कर रहा है तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कॉपी दे दी जाती है। ठीक है, ये चीज। बाकी जो होता है कि अदर कॉपी में जो है कि एडमिन अकाउंट सबको जो है कि मार्क होता है, सबको फॉर इंफॉर्मेशन, वो भी आप चाहो तो 3 नंबर पे ये सब चीजें डाल सकते हो। इसके बारे में CCA रूल में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज। तो सस्पेंशन ऑर्डर ऐसे ही बनता है। अब अगर किसी का डीम्ड सस्पेंशन बनाना हो रूल 10(2) में, तो ऐसे में फॉर्मेट यही होगा, फाइल नंबर सो एंड सो ये सब लिखोगे, ऑर्डर लिखोगे, वेयर एज
डीम्ड सस्पेंशन कब होता है? जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा हो और वो अरेस्ट हो गया हो, डिटेन हो गया हो। ठीक है, तो पहले पैरा में ये लिखोगे, वेयर एज ए क्रिमिनल केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट श्री सो एंड सो, एंड वेयर एज, यहां पे एक और पैरा जोड़ते हैं, एंड वेयर एज श्री सो एंड सो वाज डिटेन इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा तक वो कस्टडी में रहता है तभी तो हम उसको सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो यहां एक पैरा बीच में ही आ जाएगा, वेयर एज ए क्रिमिनल केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट श्री सो एंड सो, and whereas Sri so and so has been detained in custody for a period exceeding 48 hours, now therefore the president या undersigned, now therefore मैंने बताया था ना कि डीम्ड सस्पेंशन ऑटोमेटिक होता है, सस्पेंशन में उसे प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन ऑटोमेटिक होता है, तो यहां का लैंग्वेज उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, नाउ देयरफॉर श्री सो एंड सो, ठीक है, उसका नाम और डिजिग्नेशन इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस अंडर सस्पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन या कस्टडी इन टर्म्स ऑफ रूल 10(2) ऑफ सीसीएस रूल सो एंड सो, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन में हेडक्वार्टर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वो जो पर्सन जो है कि वो जेल में है तो उसके हेडक्वार्टर लिख करके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन ऑर्डर भी 3 पैरा का बनता है, उसमें पहला पैरा में वेयर एज क्यों आपको कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो बताएंगे, अगले में नाउ देयरफॉर करके ऐसे सीधा कर देते हैं और हेडक्वार्टर बताते हैं। डीम्ड सस्पेंशन में मैंने बताया पहले पैरा में बताया जाता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये वो डू एंड वेयर एज करके बताया जाता है कि वो 48 आवर्स से ज्यादा तक कस्टडी में रह चुका है। नाउ देयरफॉर ध्यान रखिएगा कि डीम्ड सस्पेंशन चूंकि ऑटोमेटिक होता है तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। नाउ देयरफॉर श्री सो एंड सो इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर रूल 10(2) ऑफ सीसीएस विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन। मैंने बताया था कि ये बैकडेट से होता है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, और उसमें हेडक्वार्टर नहीं लिखा जाएगा। बाकी नीचे वही सस्पेंडिंग अथॉरिटी का नाम, डिजिग्नेशन और कॉपी वगैरह ये सब चीजें दे दी जाती है। अगर ये सस्पेंडिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाय ऑर्डर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ये सस्पेंड करने वाली जो अथॉरिटी है ये प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट के नीचे कोई उसे सस्पेंड ही नहीं कर सकता, तो ऐसे में यहां पे लिखा जाता है बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, उसके नीचे उस साइनिंग अथॉरिटी का नाम और उसका डिजिग्नेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे अगर कहेगा बनाने को तो ये तो रहेगा ही, साइनिंग अथॉरिटी उसका डिजिग्नेशन नीचे रहेगा, लेकिन ये उसके ऊपर लिखा जाता है बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर इसी तरीके से बनता है। यहीं पे देख ले कि रिवोकेशन का ऑर्डर कैसे बनता है। मैंने बताया था ना कि रूल 10(5)(c) में वो पर्सन जो है वो रिवोक होता है। रिवोकेशन का ऑर्डर भी एकदम ऐसा ही बनेगा, फाइल नंबर सो एंड सो, ये वो ऑर्डर यहां पे लिखा जाएगा पहले पैरा में, वेयर एज श्री सो एंड सो was placed under suspension with effect from इतना। ठीक है, पहले में केवल यही बताया जाएगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन में या डीम्ड सस्पेंशन में था, और अगले में नाउ देयरफॉर द प्रेसिडेंट या अंडरसाइंड इज इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल 10(5)(c) मैंने बताया ना, सीसी रिवोक द सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ श्री सो एंड सो विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, रिवोकेशन में भी छोटा सा ऑर्डर बनता है, पहले पैरा में लिखा जाएगा वेयर एज श्री सो एंड सो हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, अंडर रूल
मतलब ड्यू टू पेंडिंग ऑफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अंडर रूल 14 ऐसे ऐसे करके नाउ देयरफॉर ये चीज, क्योंकि मैंने बताया था कि रिवोक करने वाली अथॉरिटी कभी भी उसका सस्पेंशन रिवोक कर सकती है, समझ रहे हैं? तो ये चीज है। तो रिवोकेशन ऑर्डर में भी बस ऐसे ही सिंपल पहले पैरा में ये बता दीजिए कि वेयर एज श्री सो एंड सो हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंडर रूल 10(1) ऑफ सीसीए रूल with effect from itna now therefore that undersigned in exercise of the power conferred under rule 10(5)(c) of CCC rule revoke the suspension of Sri so and so with immediate effect। ठीक है, नीचे भी साइनिंग अथॉरिटी ऐसे ही होगा बाय ऑर्डर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट रिवोक कर रहे हैं और उसका साइनिंग अथॉरिटी का नाम और डिजिग्नेशन, प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं तो ये जो है कि लाइन नहीं है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं तो जो है कि लाइन नहीं आएगी। ठीक है, और कॉपी दे दीजिए उसको और एडमिन वगैरह को कर दीजिए। ढांचा एकदम एक ही जैसा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और ठीक इसी तरह जो है कि जो आईओ का अपॉइंटमेंट और पीओ का अपॉइंटमेंट का जो ऑर्डर होता है वो भी एकदम ऐसे ही छोटा सा बनता है। रूल 14 में होता है आईओ का अपॉइंटमेंट, आईओ का अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तीन पैरा का होता है ये, वही जैसे ऊपर लिखेंगे फाइल नंबर सो एंड सो, जैसे ये सब चीजें तो लिखते ही है, सीधा ऑर्डर। ठीक है, फिर वही वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, इज पेंडिंग अगेंस्ट श्री सो एंड सो। ठीक है, एंड वेयर एज, इसमें दूसरा जो पैरा होता है ये वही होता है जो मैंने सीसीए रूल में पढ़ाया था कि किसी भी केस में इंक्वायरी होगी या नहीं होगी ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का कंसिडरेशन जरूरी है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगेगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए तभी होता है। तो पहले में तो हमने बता दिया वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट श्री सो एंड सो अंडर रूल 14 ऑफ जो भी होगा, एंड वेयर एज द अंडरसाइंड या प्रेसिडेंट considers that the inquiring authority should be appointed to inquire the charges leveled against श्री सो एंड सो। ठीक है, नाउ देयरफॉर, लास्ट पैरा हमेशा जो फाइनल कंक्लूडिंग पैरा होता है वो नाउ देयरफॉर करके होता है। नाउ देयरफॉर द अंडरसाइंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, या प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, कौन सा पावर जो मैंने यहां बताया था रूल 14(2) में आईओ का अपॉइंटमेंट होता है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred under rule 14(2) of CCA rule appoints श्री जो भी है XYZ as inquiring authority to inquire the charges। ठीक है, बस यही होता है इसमें। ठीक है, तो पहले पैरा में ये बताया जाएगा इसमें कि वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग एक्शन, क्योंकि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तभी तो इंक्वायरी हो सकती है। दूसरे में ये जरूर बताएगा एंड वेयर एज कि अंडरसाइंड को का ऐसा बिलीफ है कि एक इंक्वायरी अथॉरिटी जो है अपॉइंट होना चाहिए टू इंक्वायर इनटू द चार्जेज अगेंस्ट नाउ देयरफॉर द अंडरसाइंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर सो ऐसे करके फिर यही होगा। अगर ये प्रेसिडेंट के नाम पे है
तो बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नीचे साइनिंग अथॉरिटी का नाम और उसका डिजिग्नेशन। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो सीधा साइनिंग अथॉरिटी का नाम और डिजिग्नेशन। फिर कॉपी मार्क करके सबसे पहली कॉपी उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे दी जाती है जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, दूसरी कॉपी आईओ को दे दी जाती है। पीओ को यहां मार्क नहीं किया जाता है, वजह यह है कि पहले आईओ का अपॉइंटमेंट हुआ, तो अभी पीओ अपॉइंट ही नहीं हुआ, तो कैसे जो है कि वो उसको कॉपी मार्क होगी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज। अब एकदम इसी लाइन पे क्या होता है कि पीओ का अपॉइंटमेंट होता है, एकदम यही फॉर्मेट होता है पीओ का अपॉइंटमेंट। वो मैंने बताया था ना, रूल 14(5)(c) में होता है। ठीक है, फाइल नंबर वगैरह ये सब ऐसे लिखोगे, न्यू दिल्ली ये वो ऑर्डर करके लिखोगे। यहां पहले में लिखोगे वेयर एज a disciplinary proceeding is pending against so and so, या whereas an inquiry is being held against this so and so। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एंड whereas the undersigned या president consider that a presenting officer should be appointed to present the case on behalf of president या undersigned। पीओ का काम क्या होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे केस को प्रेजेंट करने का, तो वही चीज यहां लिख दिया जाता है, वेयर एज अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट श्री सो एंड सो, या वेयर एज एन इंक्वायरी इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड अगेंस्ट श्री सो एंड सो, एंड वेयर एज द अंडरसाइंड या प्रेसिडेंट कंसीडर दैट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड to place the case on behalf of Sri and so। Now therefore the undersigned या president in exercise of the power under rule 14(c) of CCS rule appoints Sri so and so as a presenting officer in the case। ठीक है, एक फिर उसके बाद यही कहानी रहेगी, कॉपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाएगा, कॉपी आईओ को जाएगा और कॉपी पीओ को जाएगा। ठीक है, तो आईओ पीओ का जो ऑर्डर होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। मेन है आपको जो है कि इन चीजों में बस यही ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एसेंशियली क्या क्या होना चाहिए। आईओ का जब अपॉइंटमेंट हो तो पहले में ये बताना है कि एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट श्री सो एंड सो, अगले में ये बताना है कि जो अंडरसाइंड है उसे ऐसा लगता है कि एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है कि अपॉइंट होना चाहिए जो है कि इंक्वायरी करने के लिए। यही चीज जब पीओ के अपॉइंटमेंट में आता है तो यहां लिख देते हैं कि वेयर एज एन इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट श्री सो एंड सो, क्योंकि आईओ के अपॉइंटमेंट के बाद पीओ का अपॉइंटमेंट होता है, तो आईओ का अपॉइंटमेंट कब होता है, जब इंक्वायरी करानी है तभी तो आईओ का अपॉइंटमेंट होता है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि वेयर एज एन इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट श्री सो एंड सो अंडर रूल 14 ऑफ CCSCC रूल, and whereas the undersigned consider that a presenting officer should be appointed to present the case on behalf of undersigned या president। Now therefore the undersigned या president in exercise of the power appoints Sri so and so as the presenting। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इस तरीके से है, एक स्ट्रक्चर आप जानिए और अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी जो बातें थी वो कर ली गई, डिटेल में क्लास इन चीजों पे बाद में होगी क्योंकि अभी टाइम कम है, इसीलिए बहुत कम में मैंने चीजों को स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। तो आप एक बार इन चीजों को देख लीजिएगा, हो सकता है इससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए। ओके।